जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब लोहा गर्म होता है उसके ऊपर हथौड़ा तभी मारा जाता है। कल जब मैंने अपने वीडियो में कहा था कि वक्त आने पर अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा, तब कई लोगों ने कमेंट किया था कि अमेरिका भारत का बाप है। देखिए, ऐसा है, अमेरिका हमसे बेशक ताकतवर देश है, लेकिन अगर हम विल पावर की बात करें, मानसिक क्षमता की बात करें, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अमेरिका के सामने कम नहीं पड़ता है। और ये बात, जो टैरिफ वॉर इस समय ट्रंप ने छेड़ के रखा है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर इंडिया ने जो एक्शन लिया है ना, उससे सीधे तौर पर क्लियर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने। इंडिया ने देखिए ऐसा कुछ किया है कि हमको तो नुकसान होगा, लेकिन बात यह है कि अमेरिका को भी फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जी। कहानी कुछ ऐसी है कि जब से इस बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए हैं अमेरिका के, तब से उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है और कहा है कि जी ऐसा है कि इस समय अमेरिका को हर एक देश मिलकर लूट रहा है, और क्योंकि अमेरिका को हर देश लूट रहा है, इसलिए अब अमेरिका भी जैसे को तैसे वाला काम करेगा। काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ और चाइना के साथ में तो उनकी टेंशन काफ़ी बढ़ भी गई। हालांकि जैसा कि ट्रंप के साथ माना भी जाता है कि वो यूटर्न लेने में भी टाइम नहीं लगाते, और ऐसा कुछ हुआ भी। चाइना के साथ भी अब बात डालम डोल चल रही है और बाकी सब जो टैक्सेस इन्होंने लगाए थे 90 दिनों के लिए उसको पॉज भी कर दिया गया है। लेकिन यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस में एक बड़ा टर्न तब आया जब ऑनगोइंग टॉक्स जो चल रही है ना ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में, उसमें एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूएस और इंडिया के ट्रेड नेगोशिएशंस लगातार चल रहे हैं, जिससे कि किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचा जा सके, है ना। जो रेसिप्रोकेटरी टैक्स की बात कर रहा है अमेरिका, उसके अगेंस्ट में ये सब बातें चल रही हैं। इंडिया में भी काफी लोगों ने बोला था कि मोदी जो है वो ट्रंप से बिचक गया है और यही कारण है कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है करके तरह तरह की बातें मोदी जी को भी लेकर की जा रही थी। इसमें हम लोग सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है सबके सामने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, जो फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया पॉज कर दिए गए हैं। लेकिन एक पुराना इशू है जो इंडिया ने एस्केलेट किया था, वो अभी भी वैसा का वैसा ही एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ना ये अमेरिका के पाले में है, ना ये इंडिया के पाले में है, बल्कि इंडिया ने इसको तीसरे के पाले में करके रख दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का होने के बावजूद भी यूएन चला गया था ना, कुछ वैसे ही। दरअसल इंडिया ने डब्ल्यूटीओ करके एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर एक फॉर्मल रिटेलिएटरी टैरिफ प्रपोज किया था यूएस के गुड्स के ऊपर। इंडिया ने बोला कि भैया जैसा यूएस हमारे साथ कर रहा है हम भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि यूएस जो काम कर रहा है इंडिया के साथ में वो सरासर गलत है, और अगर हम लोग रूल्स के हिसाब से देखें तो पूरी तरीके से गलत है। अब इसको लेकर ऑब्वियस सी बात है, कारण भी देना पड़ता है। तो भैया इंडिया का इसके ऊपर कहना यह था कि यूएस ने यहां पर जो टैरिफ्स लगाए हैं वो सीधे सीधे गलत हैं, और डब्ल्यूटीओ ने जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए रूल्स बना के रखे हुए हैं वो रूल्स के हिसाब से ये टैक्सेस नहीं हैं। अब आप सोचोगे कि भैया ये कहानी कब आ गई? तो जी ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 2018 से, जब ट्रंप ने स्टील के ऊपर आई थिंक 25% एंड एल्यूमिनियम के ऊपर 10% के आसपास इंपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया था। अब आप बोलोगे इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ मतलब क्या इंडिया भेज रहा था? तो जी हाँ, बात यही है। स्टील और एल्यूमिनियम को इंडिया अमेरिका भेज रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, यूएस से पूछा गया कि भैया आपके ऊपर क्यों ना ऐसा एक्शन लिया जाए, तो यूएस ने इसको लेकर जस्टिफिकेशन दिया जो कि पूरी तरीके से बोगस था। ट्रंप ने 2018 में कहा था कि ये टैरिफ्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि फॉरेन मेटल्स यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो ट्रंप महोदय ने कहा था कि भैया ये जो बाहर के देशों से हम लोग मेटल इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो इसीलिए जी हम इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। मतलब कोई लॉजिक है इस बात में? अगर आप लॉजिक ढूंढने के लिए जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, ट्रंप का ये कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो आप मत जाओ लॉजिक ढूंढने, मिलेगा नहीं। अब अगर हम लोग डब्ल्यूटीओ के सेक्शन 232 की बात करें, तो यूएस ने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 के अंडर ये टैरिफ लगाया है, क्लेमिंग नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया दरअसल अगर हम एक नंबर की बात करें तो अराउंड $7.6 बिलियन का स्टील और एल्यूमिनियम यूएस को एक्सपोर्ट करता था, जिससे ऑब्वियस सी बात है ये टैरिफ लग जाने के कारण इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इंडिया और दूसरे कंट्रीज जो भी अमेरिका के साथ में से ट्रेड कर रहे थे, उनमें चाइना भी आता है, यूरोपियन यूनियन भी आता है, कनाडा भी आता है, ये देश इस चीज़ से काफ़ी नाराज थे, क्योंकि यूएस का नेशनल सिक्योरिटी वाला जो जस्टिफिकेशन है ना, वो कहीं से कहीं तक भी लॉजिकल नहीं लग रहा था और बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक बहाना देना था, तो उन्होंने दे दिया।
तो ऐसे में इंडिया ने डायरेक्ट टॉक्स जो हुई, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट बीच में बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। तो इंडिया ने डायरेक्ट टॉक्स के बाद में जब इस इशू को रिजॉल्व होते हुए नहीं देखा, तब इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को इस चीज को लेकर नोटिफाई करवाया, बताया कि भैया ये ऐसा ऐसा चल रहा है एंड वी बिलीव दिस इज टोटली अगेंस्ट द ट्रेड रूल सेट बाय डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का इसको लेकर आर्ग्यूमेंट ये था कि यूएस के जो टैरिफ्स हैं वो सेफ गार्ड मेजर्स के हैं, मतलब कि वो अपने हितों को सेफ करने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की जो ये बात कर रहा है वो सरासर गलत है, ये कोई इशू ही नहीं। और अगर हम डब्ल्यूटीओ के रूल्स की बात करें तो उसके अंडर ये जो टैरिफ अमेरिका इस समय लगा रहा है उनको बिल्कुल रिव्यू होना ही चाहिए। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड रूल के बारे में भी आप सुन लीजिए। डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल 8 के अंडर में अगर कोई देश टैरिफ लगाता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो कनाडा हो, तो दूसरा कंट्री रिटेलिटरी टैरिफ उसके ऊपर लगा सकता है, ये नियम है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया ने अपना एक डिस्प्यूट वहां पर सबमिट किया तो यूएस ने भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दिया। यूएस का क्लेम था कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये टैरिफ्स लगाए गए हैं, इसीलिए डब्ल्यूटीओ जो है इसका ज्यूरिडिक्शन जो है नहीं रखता है ना। सीधी सी बात है, यूएस ने दरकिनार कर दिया कि भाई डब्ल्यूटीओ इसमें कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकता। अमूमन ऐसा होता है, चाहे आप आईएमएफ की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, डब्ल्यूटीओ की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, जब भी कोई बात अमेरिका के अगेंस्ट में जाने लगती है तो अमेरिका यही वाला गेम खेलता है कि भैया हमारे मामले में तो आप बोल ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने यहां पर सबसे अच्छी चीज ये करी कि उन्होंने अपने स्टैंड को बहुत ही फर्म रखा। इंडिया अब बोल रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि सेफगार्ड मेजर है और डब्ल्यूटीओ को इसका रिव्यू करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इसके पहले की अगर हम बात करें तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा ने भी यूएस के अगेंस्ट में रिटेलिटरी टैरिफ्स जो हैं वो लगाए थे 2018 वाले इंसिडेंट के बाद में। अगर हम लोग इंडियन टैरिफ्स के पोटेंशियल की बात करें तो देखिए, इंडिया यूएस के गुड्स जैसे कि एप्पल्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, बाइक्स हो गई, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए, इनके ऊपर इंडिया बिल्कुल टैरिफ लगा सकता है और इंडिया के पास उसके पास बिल्कुल राइट है ये करने का। क्यों? क्योंकि हम नुकसान में जाके तो करेंगे नहीं, और वो भी तब जब यूएस ने दुनिया के सामने जिस तरीके से इंडिया के साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यूएस ने भी इसको लेकर रिस्पॉन्स दिया। यूएस दरअसल बार बार मैंने आपको बताया सिक्योरिटी एग्जेम्पशन का आर्ग्यूमेंट दे रहा था और रिटेलिटरी टैरिफ्स को सीधे तौर पर रिजेक्ट भी कर रहा था। एंड इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि यूएस जो है यहां पर कुछ ना कुछ चीज तो गड़बड़ कर रहा है। अब यहां पर देखिए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है। दरअसल यूएस इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कभी भी इजी पीजी नहीं रहे। आज की तारीख में आपको लगता होगा कि नहीं यार, मोदी जी जो थे वो ओबामा के साथ में भी अच्छे थे, मोदी जी जो थे वो बिडेन से भी हाथ मिला रहे थे, मोदी जी जो है वो ट्रंप के लास्ट टाइम पे, ट्रंप के इस टाइम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, बल्कि ट्रंप के लिए प्रमोट करने के लिए, अपनी बात करने के लिए, रैली करने के लिए बंदा अमेरिका भी गया था। तो आपको लगेगा कि इनके रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम लोग ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और सबसे बड़ी बात, ये और ज़्यादा तब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब इनमें सेमीकंडक्टर्स की बारी आ जाती है, डिफेंस परचेजेस की बारी आ जाती है और डिजिटल सर्विसेज की बारी आ जाती है। दरअसल इंडिया का डब्ल्यूटीओ मूव जो है वो यूएस को सीधे तौर पर सिग्नल देता है कि अगर आपको ट्रेड के लिए नेगोशिएशंस करने हैं तो वो आपको इक्वल लेवल पर करने होंगे। आप ये सोचो कि नहीं साहब, अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी है तो हम इंडिया को डिक्टेट ही करेंगे, वो चीज़ चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये चीज़ ना तो चलनी चाहिए और ना ही चलने के लिहाज से कहीं तक भी सही है। लेकिन अब क्योंकि इस मामले में अमेरिका भी इन्वॉल्व है तो डब्ल्यूटीओ के सामने भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। ये केस डब्ल्यूटीओ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ऑलरेडी इस समय काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब कि क्या डब्ल्यूटीओ का कोई संदर्भ अब बचा भी है या नहीं बचा है, कोई इनकी रिलायबिलिटी बची भी है कि नहीं बची। डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट का दरअसल एक प्रोसेस होता है। डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए पहले 60 दिनों का कंसल्टेशन होता है। अगर इस बीच में रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लेकर एक पैनल बनाया जाता है। पैनल के फंक्शन की बात करें तो डब्ल्यूटीओ का पैनल जो है वो 3 से 5 लॉ एक्सपर्ट्स का मिलकर बनता है। दोनों कंट्रीज के आर्ग्यूमेंट्स वहां पर रखे जाते हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई जाती है और फिर उसके बाद जो पब्लिक होती है वो इसको लेकर बातें करती है। अब आप एपिलेट बॉडी इशू की भी बात समझ लीजिए। डब्ल्यूटीओ की एपिलेट बॉडी 2019 से पूरी तरीके से डिसफंक्शनल है, क्योंकि यूएस में अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। मतलब मैंने आपको कहा ना
कि चाहे आप WHO की बात कर लें, आप WTO की बात कर लें, आप IMF की बात कर लें, आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, जब भी अमेरिका के ऊपर बात उल्टी घूमकर आती है तो अमेरिका काम बिगाड़ना शुरू कर देता है। और यहां पर भी देखो, बॉडी के अंदर इस बंदे ने, मतलब देश ने, अमेरिका ने रिक्रूटमेंट्स ही नहीं होने दिए। अगर हम आउटकम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो यूएस अगर इस केस को हार जाता है और कंप्लाई नहीं करता है तो WTO इंडिया को रिटेलिटरी टैरिफ लगाने का ऑथराइजेशन सीधे तौर पर दे देगा। और ऐसे में अब आप डायरेक्टली कह लें, इनडायरेक्टली कह लें, लेकिन इंडिया के पास में ऑटोमेटिकली एक अपर हैंड आ जाएगा, एक ऐसा अपर हैंड जो कि इंडिया को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि भाई हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती जब तुम चाहो, जैसा तुम चाहो। और स्पेशली तब जब तुमने पाकिस्तान के साथ संबंधों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लेवल पे निभा दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो इनका समधी बना बैठा हुआ है। और देखो, अब इंडिया ऑब्वियस सी बात है अपने सारे कदम फूक फूक कर रखने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।